दोनों चीजें मैं आप लोगों को कवर करवाने वाला हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो लोग पहले क्लास ले चुके हैं वो मुझे जानते हैं, और जो नहीं जानते हैं उनके दिमाग में पूरी क्लास में एक ही बात चलती रहेगी कि ये आदमी था कौन आखिरकार। पढ़ने में ध्यान कम रहेगा, यह आदमी था कौन, इस बात को खोजने में ज्यादा ध्यान रहेगा। तो पहले मैं बता देता हूँ आपको कि बेटा मेरा नाम है डॉक्टर शंकरलाल सुंदर, शॉर्ट में आप ऐसा सुना सर, जनरली यही सुनोगे आप लोग यहाँ पे। मैंने अभी रिसेंट में मेरी पीएचडी कंप्लीट की है, जो एमपीटी उदयपुर है वहां से मेरी जो पीएचडी की डिग्री है वो जस्ट अभी कंप्लीट हुई है। मैं आप लोगों का एग्रोनॉमी का और सॉइल केमिस्ट्री का जो पोर्शन है वो मैं आप लोगों को कवर करवाऊंगा, क्योंकि पीएचडी के अंदर जैसे एग्रोनॉमी तो मेजर सब्जेक्ट है ही मेरा, इसके साथ साथ पीएचडी के अंदर मेरा जो इम्पोर्टेंट जो वर्क था, काम था, वो सॉइल केमिस्ट्री पे ही था, तो वो भी मेरा मेजर सब्जेक्ट है। दोनों चीजें मैं आपको कवर करूंगा। पहली इंपॉर्टेंट चीज की आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि सर इन दोनों का रिलेशन समझ नहीं आया। तो मैंने आपको कहा है, एक तो मैंने कहा है एग्रोनॉमी, क्या कहा है आपको, एग्रोनॉमी। दूसरा मैंने कहा है कि सॉइल साइंस का ही एक भाग है, या यूं कहें सॉइल साइंस ना कह के आप लोगों के कहें एग्रीकल्चर केमिस्ट्री। क्या कहें हम लोग, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इसमें भी दो चीजें हैं, 11th वाले बच्चों के लिए भी इंपॉर्टेंट है, 12th वालों के लिए भी, या यूं कहें लॉन्ग ईयर वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट है। समझाता हूँ कैसे। आपकी अगर हम बात करें तो जो जेईटी के पेपर के पैटर्न की बात करें तो जेईटी में एग्रोनॉमी के अलावा या यूं कहें एग्रीकल्चर के 40 क्वेश्चन आते हैं। किसके आते हैं 40 क्वेश्चन? इस एग्रीकल्चर के अंदर तीन सब्जेक्ट जनरली शामिल रहते हैं, एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर और एनिमल। कितने रहते हैं? लगभग लगभग यूं मान के चलो इसमें 50% पोर्शन जो है वो अकेला एग्रोनॉमी कवर कर जाता है, क्योंकि एग्रोनॉमी का मतलब होता है इसमें सॉइल साइंस भी आती है जिसको मृदा विज्ञान बोलते हैं, और जनरल जो क्वेश्चन होते हैं वो भी एग्रोनॉमी में ही पढ़ाए जाते हैं। तो लगभग लगभग 16-17 क्वेश्चन औसतन यहाँ से आते ही आते हैं। तो पहला पोर्शन हो गया कि एग्रीकल्चर का जो पोर्शन है उसमें लगभग लगभग आपके 15 से लेकर 20 क्वेश्चन तक आपके अलग अलग टाइम अलग अलग क्वेश्चनों का वेटेज रहता है। इतने क्वेश्चन एग्रोनॉमी वाले पोर्शन से आते हैं। तो एक तो आप लोगों को ये चीज में कवर करवाऊंगा, पहली चीज क्लियर है। दूसरी बात, यहाँ एग्रीकल्चर केमिस्ट्री वैसे तो आप लोगों ने पढ़ी होगी 12th क्लास में। क्या आप लोगों ने 12वीं क्लास के अंदर पढ़ा था? क्या कृषि रसायन चली थी 12वीं क्लास में? वो कि वो कृषि रसायन आपके लॉन्ग ईयर जेड के अंदर भी ऐसे के ऐसे है। यानी कि बात करें तो आपका जो केमिस्ट्री का पेपर होता है, किसका पेपर होता है, उसमें भी 40 क्वेश्चन आते हैं। और इन 40 में से याद रखना 10 जो क्वेश्चन होते हैं वो फिक्स होते हैं, किसके, एग्रीकल्चर या सॉइल केमिस्ट्री के फिक्स रहते हैं। समझ में आ गई मेरी बात? तो यहाँ पर आप लोगों के सामने दो कंटेंट है जो मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा। पहला कंटेंट है 15 से 20 क्वेश्चन जो एग्रोनॉमी वाला कंटेंट है, और दूसरे नंबर पर अगर हम बात करें तो सेकंड नंबर पे आ जाता है कि जो सॉइल केमिस्ट्री वाला कंटेंट है वो मैं आप लोगों को कवर करवाऊंगा। ये चीज आपको क्लियर है? देखो इधर ध्यान दो। अब एग्रोनॉमी के अंदर और इस एग्रीकल्चर केमिस्ट्री में बहुत सारे टॉपिक तो एकदम सिमिलर है। कैसे हैं बता देता हूँ। एग्रीकल्चर केमिस्ट्री में टोटल है 12 चैप्टर। कितने चैप्टर है? टोटल 12 इकाइयां दे रखी है आप लोगों की जेड के सिलेबस में। उसमें से 6 इकाइयां तो प्योर सॉइल केमिस्ट्री की दे रखी है। किसकी दे रखी है? सॉइल केमिस्ट्री की, मृदा रसायन की दे रखी है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो एक जो चैप्टर है वो है पोषक तत्वों का। किसका है? पोषक तत्वों का। एक चैप्टर है उर्वरक का। किसका है? उर्वरक का। यानी कि एक हो गया पोषक तत्वों का, एक हो गया उर्वरक का, और इसके अलावा बात करें तो एक है प्रदूषण का। किसका है? और एक है आपके जैव अणु का। किसका है? जैव अणु का। और एक है दुग्ध रसायन का। किसका है? दुग्ध रसायन का। देखो समझ, ये वाली 6 यूनिट सॉइल केमिस्ट्री की तो इसमें तो किंतु परंतु है ही नहीं, ये तो बिल्कुल सेपरेट है। एग्रोनॉमी में ये नहीं आती है, ये तो अपने को अलग से पूरी पढ़नी पड़ेगी, इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं। लेकिन पोषक तत्व, उर्वरक, या यूं कहें जो दुग्ध रसायन वाला पोर्शन है, या इन दोनों की बात करें तो ये दोनों चैप्टर ऐसे के ऐसे एग्रोनॉमी के अंदर भी वापस से आते हैं। सेम इधर भी डाल रखे हैं और इधर भी डाल रखे हैं। अपन दो जगह नहीं पढ़ेंगे, केवल क्या पढ़ेंगे, एक ही जगह पढ़ेंगे। समझ में आ गई मेरी बात? इसमें कोई डाउट है आप लोगों को? यानी कि ये दोनों के दोनों टॉपिक इधर सॉइल केमिस्ट्री में भी है और एग्रोनॉमी में भी है। तो अपन कहीं पर भी इधर पढ़ लेंगे या इधर पढ़ लेंगे, दोनों जगह क्या है, कॉमन है। पहली चीज क्लियर है।
दुग्ध रसायन आपको एनिमल में पढ़ा दी जाएगी। कहाँ पढ़ाई जाएगी? यहाँ एग्रीकल्चर में जब आप लोगों के एनिमल पढ़ाई जाएगी उसी टाइम पर आपको दुग्ध रसायन कंप्लीट हो जाएगी। समझ में आ गई मेरी बात? फिर बात करते हैं जैव अणु की। केमिस्ट्री के अंदर बायोमोलिक्यूल्स का एक चैप्टर चलता है, इसमें आप लोग कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन वगैरह पढ़ते हो नहीं पढ़ते हो? वहीं पर आपका ये जैव अणु वाला चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन इस जैव अणु में कुछ खाद्य पदार्थों में मिलाए जाने वाले जो रंग होते हैं, जैसे खाद्य पदार्थों को परिरक्षण कैसे करते हैं, या जैसे खाद्य पदार्थों में हम कुछ रंग मिलाते हैं, तो वो कौन कौन से रंग होते हैं। जैसे आप लोगों ने पीले चावल खाए होंगे बहुत बार, जैसे आप भात वगैरह लेके गए हो बुआ जी की भात लेके, तो वहां आपको बुआ जी ने पीले पीले से चावल खिलाए होंगे ना, अरे खिलाए होंगे ना। वो पीले चावल कैसे बनाए? डिब्बी में एक रंग आया था, चावल में डाला, चावल पीला हो गया और आपको खिला दिया, ऐसा किया ना। तो वो जो रंग उसमें मिलाया था वो कौन सा रंग था? या फिर जैसे मान लो सॉस है, किसकी बात कर रहे हैं? उसको खराब होने से बचाने के लिए उसमें कुछ पदार्थ मिलाए जाते हैं, वो कौन से पदार्थ हैं? समझ में आ गई मेरी बात? तो जो खाद्य रंग होते हैं या खाद्य पदार्थों के परिरक्षण के लिए जो चीजें होती हैं वो भी इसमें आती है। ये आप लोगों को केमिस्ट्री में नहीं पढ़ाई जाती, ये अलग से मैं पढ़ा दूंगा, छोटा सा एक टॉपिक है। समझ में आ गई? वैसे जैव अणु से यहाँ पर क्वेश्चन आता ही नहीं है। केवल क्वेश्चन कहाँ से आता है? खाद्य जो रंग है वहां से क्वेश्चन आता है, या खाद्य जो प्रिजर्वेटिव है केवल वहां से क्वेश्चन आता है। इस बार भी क्वेश्चन आया हुआ था, लाभ की बार जो जेट का पेपर हो ना उसी में से आया था, जो खाद्य पदार्थ वाला पॉइंट होता है इसी में से आया था। दुग्ध रसायन की बात करें तो यहाँ पर सीधा सीधा क्वेश्चन आया था कि प्रोटीन को फिल्टर करने के लिए कौन सी टेक्निक काम में लेते हैं। यानी दूध के अंदर अगर हम बात करें तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन फेड के लिए, अगर अपन बात करें तो फिल्टर करने के लिए टेक्निक पूछ ली थी। प्रदूषण से कोई क्वेश्चन था नहीं। ज्यादातर क्वेश्चन इन दोनों से होता है, और ज्यादातर याद रखना 10 में से ऑलमोस्ट 6 से लेकर 7 क्वेश्चन केवल किससे होते हैं? बची हुई जो ऊपर वाली 6 यूनिट है यहाँ से क्वेश्चन पुटअप होते हैं। समझ में आ गई मेरी बात? क्या यहाँ तक की बात क्लियर है आप लोगों के? यानी आप लोगों को कौन कौन सा कंटेंट कवर करवाऊंगा वो तो आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। पहली चीज कि सर जितना भी एग्रीकल्चर केमिस्ट्री का पोर्शन है, और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या आपको क्या पढ़ाऊंगा? एग्रोनॉमी। अब आप लोगों की इच्छा क्या है? आप ये पढ़ना चाहते हो पहले या ये पढ़ना चाहते हो? डिपेंड करता है आपके ऊपर। आप जो कहोगे अपन वहीं से स्टार्ट कर देंगे। आप चाहोगे कि सर हम पहले एग्रीकल्चर या यूं कहें केमिस्ट्री के अंदर वाला पोर्शन कवर करके केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो मैं वो पढ़ा दूंगा। आप कहोगे सर हम रटी रटाई चीजें जो एग्रोनॉमी हम पढ़ते आए हैं, जो हमको याद है, हमारे बाप दादाओं ने पढ़ी है, हम वही पढ़ना चाहते हैं, तो वो भी आपकी इच्छा है। ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। आपके सामने दो चीजें हैं। पहली चीज, केमिस्ट्री के अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के लिए एग्रीकल्चर केमिस्ट्री पढ़ना चाहोगे या फिर आप पढ़ना चाहोगे एग्रोनॉमी? डिपेंड करता है आप पर। बताओ भाई क्या पढ़ना चाहोगे? केमिस्ट्री पहले पढ़ना चाहोगे? ठीक है, देखो केमिस्ट्री की बात कर लेते हैं। केमिस्ट्री अगर आपकी पहले पढ़ने की इच्छा है तो केमिस्ट्री में मेरा मानना है सबसे पहले ये 6 इकाई पढ़ लो, लगभग 6 से 7 क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाएंगे। ये वाला जो पोर्शन है पोषक तत्व उर्वरक, ये बहुत आसान है, बच्चों को मजा भी आता है, और आपको गारंटी के साथ कहता हूँ एक बार पढ़ाने के बाद सारी चीजें याद हो जाएगी, दोबारा से माथापच्ची करने की टेंशन रहेगी नहीं। और ये टॉपिक सारे के सारे इधर एग्रोनॉमी में भी कवर करते हैं, तो ज्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। समझ में आ गई मेरी बात? तो सबसे पहले केमिस्ट्री से स्टार्ट करें। जो स्टूडेंट 11th क्लास में है उन लोगों के लिए भी ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। बता देता हूँ क्यों। क्योंकि 11th क्लास वाले जब अगले साल 12वीं क्लास में आएंगे तो ये एग्रीकल्चर केमिस्ट्री ऐसे कैसे उनके सामने आके वापस से बैठ जाएगी। बैठेगी कि नहीं बैठेगी? तो 11th वाले भी स्पेशल ध्यान दें। दूसरी बात, अगर आपने एग्रीकल्चर केमिस्ट्री को चूज कर लिया है पहले पढ़ना, तो इतना समझ लेना आप एक बार कि जिन भी बच्चों को केमिस्ट्री फोबिया, अच्छा फोबिया तो समझते हो आप, जैसे आपने सुना होगा हाइड्रोफोबिया, कुत्तों में एक बीमारी होती है उसको बोलते हैं रेबीज, और उससे कुत्ते को पानी से डर लगता है कि नहीं लगता? उसी को बोलते हैं ना हाइड्रोफोबिया। उसी तरह से बच्चों में एक बीमारी होती है जिसको बोलते हैं केमिस्ट्री फोबिया। क्या बोलते हैं? केमिस्ट्री नाम से ही नफरत है, केमिस्ट्री नाम से ही नफरत है। यानी केमिस्ट्री का जैसे ही नाम आता है तो ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या ही पढ़ाएंगे और क्या ही अपन पढ़ेंगे, क्योंकि केमिस्ट्री बहुत बच्चों को खराब लगती है। तो उन बच्चों के लिए मैं बता देता हूँ, एग्रीकल्चर या कृषि रसायन एक संजीवनी बूटी की तरह काम करती है। संजीवनी तो समझते हो, मरे हुए को भी वापस से क्या कर दे? जिंदा कर दे। वही बूटी है कौन सी? कृषि रसायन। क्यों?
क्योंकि कृषि रसायन के नाम के पीछे रसायन लग रहा है, पर वास्तव में रसायन जैसा इसमें कुछ है नहीं, बहुत आसान है। कृषि से या मिट्टी से संबंधित चीजें हैं। सामान्य जो किसान वाली जो बातें होती है ना, जो आप लोगों ने पहले पढ़ रखी है, वही बातें वापस से हम रिपीट कर करके पढ़ेंगे, तो ज्यादा टेंशन लेने की बात है ही नहीं। समझ गए मेरी बात? तो यानी ये वाला जो पोर्शन है, अगर आपने स्ट्रॉन्ग कर लिया तो आप सोचो केमिस्ट्री के लगभग जो 40 क्वेश्चन आते हैं, उसमें से 10 क्वेश्चन आपने अगर तैयार कर लिए, मैं जैसे जैसे आपको पढ़ाता जाता हूँ वैसे वैसे अगर आपने पढ़ लिया, तो एक चीज की गारंटी तो मैं ले सकता हूँ, वो ये कि इन 10 में से जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं वो 10 के 10 सही करेंगे, और जो औसतन या यूं कहे मेरे जैसे मीडियम बच्चे हैं वो भी आराम से 8 से 9 क्वेश्चन सही करेंगे। ये मेरी गारंटी है, इस चीज की गारंटी मैं लेता हूँ। दूसरी बात, भले ही आप लोगों को ऐसा लगे कि सर क्या आप जो पढ़ाओगे उसमें से क्वेश्चन आएगा, क्योंकि सबसे बड़ा डाउट ही यही होता है। देखो पढ़ाई हर जगह या हर कोचिंग में की जाती है, मैं ये नहीं कहूंगा कि दूसरी किसी कोचिंग में कोई स्टडी नहीं होती है, सब पढ़ाते हैं, पर डिपेंड करता है क्या पढ़ाया जा रहा है। जैसे मान लीजिए आप लोगों को शॉर्ट में बहुत छोटे से नोट्स दे और एग्जाम में सारे ही क्वेश्चन वहीं से आ जाए, तो आपका सिलेक्शन कोई रोक सकता है क्या? कोई भी नहीं रोक सकता। और एक आपको यूं मान के चलो डिटेल में इतनी थी इतने थे 3-4 नोटबुक में दे दूं और फिर पता चले क्वेश्चन ही उसमें से 8 आए हैं, तो एक बात हो, पहले तो इतना सारा पढ़ना और फिर केवल 8 क्वेश्चन आए। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो केवल आपको 30-35 पेज पढ़ने हो और उसमें से ही आपके सारे क्वेश्चन आ जाए, तो आपको कौन सा मामला सेट होता है? कौन सा मामला सेट होता है? बहुत बढ़िया, 30-35 है ना। शॉर्टकट हमेशा महंगा भी पड़ता है, ध्यान रखना, वैसे बता देता हूँ। पर यहाँ महंगा नहीं पड़ेगा, क्यों नहीं पड़ेगा बता देता हूँ। क्योंकि सॉइल केमिस्ट्री, वैसे आप में से ऑलमोस्ट बच्चे तो जानते होंगे, मैं पिछले 4-5 साल से सॉइल केमिस्ट्री एग्रोनॉमी दोनों पोर्शन पढ़ा रहा हूँ। और सॉइल केमिस्ट्री जो कृषि रसायन है, इस कृषि रसायन की खास बात यह है कि जो यूनिट नंबर 1 से लेकर 6 इकाइयां हैं, उनके मैं ज्यादा से ज्यादा 35 से 40 पेज ही लिखवाता हूँ। कितने पेज लिखवाता हूँ? बस 35-40 पेज ही लिखवाता हूँ पूरी कृषि रसायन के। कितने पेज लिखवाता हूँ? अब जैसे फर्टिलाइजर, मैन्योर्स, ये सारी की सारी चीजें अपन उधर पढ़ लेंगे तो बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसको काउंट नहीं कर रहा हूँ। इसके अलावा बता रहा हूँ आपको कि 35-40 क्वेश्चन आपको या पेज आपको मैं पढ़ाऊंगा, और इनमें से आपके जो क्वेश्चन है वो लगभग लगभग यूं मान के चलना 8 या यूं कहें 7 से 8 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, इस चीज की गारंटी मैं लेता हूँ। बाकी क्वेश्चन कहाँ से आएंगे? तो जैसे एक दुग्ध रसायन से आ जाता है, एक प्रदूषण से या फिर यूं कहे जैव अणु वाले से आ जाता है एक क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन की संभावना ये भी रहती है कि पोषक तत्वों से भी पूछने की पूर्ण संभावना रहती है। इस वाले टॉपिक के अंदर भी क्वेश्चन पूछने की पूर्ण संभावना रहती है। तो इस तरह से लगभग कभी 7, कभी 8, कभी 7-8 क्वेश्चन ऑलमोस्ट यूनिट नंबर 1 से लेकर 6 से ही पूछे जाते हैं। पीछे वाली इकाइयों से केमिस्ट्री में क्वेश्चन फिलहाल 2 साल से कम पूछे जा रहे हैं, उसका कारण बता देता हूँ। केमिस्ट्री वाले पोर्शन में या यूं कहें 10 क्वेश्चन शामिल किए हुए आज 4-5 साल हो गए, यानी 4-5 साल से 10 क्वेश्चन केमिस्ट्री के अंदर सॉइल केमिस्ट्री के आ रहे हैं। लेकिन स्टार्टिंग के 2 साल सारे के सारे क्वेश्चन केवल न्यूट्रिएंट्स के, फर्टिलाइजर्स के पूछे गए थे। किसके पूछे गए थे? बताओ नाइट्रोजन से कौन सी बीमारी होती है, ये बीमारी किस पोषक तत्व से होती है, डीएपी में कितना नाइट्रोजन होता है, ये ऐसे बहुत इजी क्वेश्चन आए थे। तो लोगों को लगा कि यार ये सॉइल केमिस्ट्री तो एकमात्र नाम की है, बाकी सारी कृषि है। लेकिन पिछले 2 साल से भ्रम लोगों का टूट गया। जब से जोधपुर ने पेपर बनाना स्टार्ट किया ना, उसने जो केमिस्ट्री वाला पोर्शन है यूनिट नंबर 1 से लेकर 6 तक, उसी में से पेपर बना डाला। पीछे वाले जो है उनको तो एग्रीकल्चर में शामिल कर लिया, वहां से पेपर नहीं बना। यानी कहने का मतलब आपको अच्छे से यूनिट नंबर 1 से लेकर 6 को तैयार करना है अगर आप सिलेक्शन चाहते हो तो। ठीक है, मेरी बात क्लियर है आपको? ये तो रही आपके सिलेबस की आउटलाइन। ये तो क्या रही आपके सिलेबस से रिलेटेड जितनी भी आउटलाइन थी वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है। अब आपको यूनिट नंबर 1 से लेकर 6 तक क्या बीमारी है उसको भी थोड़ा सा समझा देता हूँ। पहली जो यूनिट है उसका नाम हम यूं कहेंगे, उसके अंदर हमको पढ़ना है खनिज पदार्थ। क्या पढ़ना है? उसमें हमको पढ़नी है चट्टानी। क्या पढ़नी है? और इसके अंदर हमको पढ़ना है मृदा निर्माण। क्या पढ़ना है हमको? और एक पढ़ना है हमको अपक्ष। यानी मुख्यतया इन 4 टॉपिकों के इर्द गिर्द हमारी पहली इकाई होगी समाप्त। इसी से पहले हम थोड़ा सा जो सामान्य इंट्रोडक्शन होता है वो इंट्रोडक्शन भी हम पढ़ लेंगे। जो मृदा विज्ञान से संबंधित इंट्रोडक्शन या सामान्य जानकारी है वो भी हम लोग
इसी चैप्टर में पढ़ते हैं ज्यादातर। दूसरे नंबर पे जो इकाई आती है उसका नाम है कार्बनिक पदार्थ। क्या नाम है? यानी कि जितने भी जो ऑर्गेनिक मैटर होता है सॉइल में उसके बारे में सारी की सारी इंफॉर्मेशन यूनिट नंबर 2 में आपको मिलेगी। और थर्ड इकाई की हम बात करते हैं तो थर्ड इकाई का नाम होता है कोलोइड्स। क्या नाम होता है? या यूं कहे मृदा कोलोइड जो है वो तीसरे नंबर पर आपकी यूनिट चलती है। ये भी एक इंपॉर्टेंट है, इसमें से भी एक क्वेश्चन डेफिनेटली आता है हर बार जेड के अंदर। फोर्थ नंबर की अगर हम बात करते हैं तो फोर्थ नंबर पे आ जाता है आयन विनिमय। क्या आ जाता है? आयन विनिमय आ जाता है। और फिफ्थ नंबर की अगर हम बात करते हैं तो फिफ्थ नंबर पे आ जाता है मृदा पीएच। या इसको काफी जगह लिखा या यूं कहें सिलेबस में नाम दे रखा है मृदा अभिक्रिया के नाम से। किसके नाम से है? मृदा अभिक्रिया के नाम से। किसके नाम से है? मृदा अभिक्रिया के नाम से है। और नेक्स्ट अगर हम 6 नंबर की बात करें तो 6 नंबर पे आ जाती है समस्याग्रस्त मृदाएं। क्या आ जाती है? समस्याग्रस्त मृदाएं। आप लोग सोच रहे होंगे कि सर ये तो सेम डिट्टो हमने 12वीं में पढ़ा, वही बातें हैं। अरे वही है ना, वो की वो 6 यूनिट उसी तरीके से। और छठी के बाद में 7वीं यूनिट 8वीं यूनिट 10वीं से 12 तक की जो है वो भी 12th वाली है। एग्जैक्टली वो की वो सेम रिजल्ट पैटर्न में आपका सिलेबस उठाया हुआ है, कोई चेंज नहीं किया हुआ, वो का वो उठाया हुआ है। इनको हम एक एक डिस्कस करेंगे। पहली यूनिट हमारी ये रहती है, अगर आपने सॉइल केमिस्ट्री चूज किया है तो हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, फिर खनिज चट्टानें, अपक्ष और मृदा निर्माण, और फिर कार्बनिक पदार्थ एक एक करके सारी यूनिट्स को हम खत्म करते चलेंगे। आपकी इच्छा रही, जैसे मान लो केमिस्ट्री बच्चे ज्यादा दिन पढ़ते हैं तो बीच बीच में मन करता है कि सर कुछ ऐसा होता है ना, मिठाई मीठा खा रहे हो तो बीच में नमकीन खाने का भी मन करता है। तो केमिस्ट्री ज्यादा होने लगे तो कह देना एक दो बीच में एग्रोनॉमी के टॉपिक भी पढ़ लेंगे अपन, कोई दिक्कत नहीं है। जिस दिन आपको लगे कि सर इस इकाई के बाद में थोड़ी एग्रो पढ़ाओ मजा नहीं आ रहा है तो उस टाइम अपन बीच बीच में ले लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है मेरी बात? कोई दिक्कत नहीं है इसमें। बहुत बढ़िया। यानी अब हम सिस्टमेटिकली आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो पहली इंपॉर्टेंट चीज कि मैं आपको जो सिलेबस पढ़ा रहा हूं उस सिलेबस का नाम है, उस सिलेबस का नाम है कृषि रसायन। क्या नाम है उसका? कृषि रसायन को इंग्लिश में बोल देते हैं एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री। कौन सा टॉपिक है? एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री। एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री में कौन कौन से टॉपिक है वो मैंने पहले पढ़ा दी, दोबारा से स्टार्ट नहीं करेंगे उन बातों को। बस इतना सा ध्यान रखना, कृषि रसायन के अंदर भी यूनिट नंबर 1 से लेकर 6 तक जो यूनिट है उसको अपन पढ़ते हैं सॉइल केमिस्ट्री के नाम से, या जिसको अपन बोलते हैं मृदा रसायन। क्या बोलते हैं? मृदा रसायन, या इसको बोलते हैं सॉइल केमिस्ट्री। क्या बोलते हैं? यानी मैं आपके सामने ये बात इसलिए लिख रहा हूं कि दिमाग में इतना क्लियर कर लेना कि एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री अलग होता है और सॉइल केमिस्ट्री अलग अलग चीजें हैं, एक ही नहीं है। ज्यादातर बच्चों को लगता है दोनों एक ही है। क्या लगता है? दोनों एक ही। क्योंकि जैसे लास्ट ईयर जेट में क्वेश्चन आया कि 2021 की बात है कि मृदा रसायन के जनक कौन है। क्वेश्चन क्या था? मृदा रसायन के जनक क्या है? बच्चों को लगा किसके पूछ लिया है? कृषि रसायन के। तो कृषि रसायन के जो जनक थे वो टिका के आ गए। लेकिन आपको ध्यान रखना है कृषि रसायन अलग है और मृदा रसायन अलग है। समझ में आ गई इतनी सी बात? यूनिट नंबर पहली की बात करते हैं, या सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सॉइल केमिस्ट्री स्टार्ट करें तो सॉइल वर्ड के बारे में ही जान लेते हैं। सॉइल शब्द कहाँ से आया, इसका मतलब क्या होता है, और क्या इससे भी क्वेश्चन आता है, इसकी कोई डेफिनेशन है तो वहां से रिलेटेड चीजों को हम समझ लेते हैं। चलें आगे। देखो इधर ध्यान देना, वैसे आपने क्रेश कोर्स में पढ़ रखी है तो डेफिनेटली अब आपका जवाब भी आना चाहिए। जैसे सबसे पहले बात करते हैं सॉइल, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? क्या बोलते हैं इसको हिंदी में? तो मुझे ये बताओ मृदा कौन सी भाषा का शब्द है? कौन सी भाषा का शब्द है? इसको क्या चाहिए भाई? ले जाओ रे तुम में कोई यार, ले जाओ इसको। वही क्या? क्या चाहिए भाई? देखो, तो मृदा की बात करते हैं, सॉइल की बात करते हैं। ये जो सॉइल है ये एक शब्द से बनी है, याद रखना, सोलम से। किससे बना है? ये जो सोलम है, ये सोलम कौन सी भाषा का शब्द है?
कौन सी का है? बहुत बढ़िया। यानी कि लेटिन भाषा में एक शब्द होता है सोलम, इसी सोलम से हमने बना दिया है सॉइल। क्या बना दिया है? सॉइल। और लेटिन भाषा में इस सोलम का हिंदी में अगर आपको कोई अर्थ पूछ ले कि हिंदी में इसका अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है फर्श। क्या होता है? यानी फर्श का मतलब होता है ग्राउंड की बात कर रहे हैं, फ्लोर की बात कर रहे हैं, जो ग्राउंड है ना, जमीन, उसकी बात कर रहे हैं। तो हिंदी में इसका अर्थ होता है फर्श। यानी लेटिन भाषा वाले जो होते हैं वो फर्श को क्या बोलते हैं? सोलम। क्या बोलते हैं? इसी से उठाकर हमने क्या बना दिया? सॉइल। तो आपको पूछा जा सकता है सॉइल किस भाषा का शब्द है, तो किस भाषा का है? लेटिन का। किससे बना है? सोलम से बना है। किससे बना है? सोलम से बना है। पहली इंपॉर्टेंट चीज। दूसरी बात, इसकी परिभाषा भी इंपॉर्टेंट है। वैसे डेफिनेशन आपको कोई भी नहीं पूछेगा, लेकिन हाँ, ये संभावना पूरी की बनी रहती है कि डेफिनेशन में से ही आपको कोई चीजें पूछ ले। तो अगर परिभाषा की बात करते हैं तो ध्यान रखना, इसमें आपको 4-5 शब्द है जो याद रखने। जैसे पहला शब्द आपके यहाँ बन जाता है प्राकृतिक पिंड। क्या बन जाता है? देखो समझ में। अच्छा, एक चीज हो सकता है आप लोगों को गलत लग रही होगी कि मैं जब पढ़ा रहा हूँ तो बीच में इंग्लिश के वर्ड बहुत सारे काम में ले रहा हूँ। तो आपको इससे कोई दिक्कत हो रही है क्या? पक्का नहीं हो रही? नहीं, कुछ बच्चों के चेहरे पे मैंने थोड़ी सिकन देखी है कि यार ये क्या है, हिंदी का पेज चल रहा है, मास्टर अंग्रेजी पढ़ा रहा है। मास्टर बावला वाला तो नहीं हो गया ना? मास्टर बावला नहीं हुआ है, पेपर बनाने वाला बावला हो जाता है। कैसे हो जाता है बता देता हूँ आपको, क्योंकि ये चीज आपके माइंड में होनी चाहिए। पिछली बार का जो पेपर है आप में से किस किस ने दिया था रे? लगभग सब बच्चों ने दिया था पेपर आप में से। बहुत बढ़िया, ऑलमोस्ट। ये बताओ मुझे, एग्रीकल्चर के पेपर में ऐसे कितने क्वेश्चन थे जिनमें हिंदी लिखी हुई नहीं थी, इंग्लिश ही लिखी हुई थी? कितने क्वेश्चन थे? 4। वैसे क्वेश्चन थे 6 पर बच्चा बता रहा है, तो 4 तो अपने एक बार 4 मान लेते। 5 या 6 क्वेश्चन कुछ ऐसे थे जिनमें क्या किया हुआ था कि इंग्लिश में तो इंग्लिश था ही, लेकिन हिंदी में क्या किया, जैसे मान लो केमिस्ट्री को लिखना है तो केमिस्ट्री ऐसे लिख दिया, रसायन लिखा ही नहीं। समझ में आ रही मेरी बात? जैसे मान लो टोपोग्राफी को इस्तेलाह करते कहते हैं तो टोपोग्राफी इस तरह से हिंदी में लिख दिया, उसको इंग्लिश में हिंदी उसकी लिखी ही नहीं। अब मैं ये पूछ रहा हूँ कि 4 क्वेश्चन ऐसे थे, तो अगर ऐसा अब की बार भी हो कि 5-7 क्वेश्चनों के अंदर इंग्लिश ही लिखी हुई आ जाए और 1 या 2 क्वेश्चन भी आपके गलत सिर्फ इसलिए हो जाए कि आपको क्वेश्चन तो आता था लेकिन इसकी इंग्लिश नहीं आती थी, तो क्या ये सही होगा? यानी क्वेश्चन आपको आता है लेकिन उसकी इंग्लिश आपको नहीं आती थी, इस बात की वजह से अगर आपका क्वेश्चन गलत हो जाए तो इससे ज्यादा गलत कुछ हो नहीं सकता। तो मेरा मानना यह है कि आप लोग हेडिंग हेडिंग तो एटलीस्ट इंग्लिश में याद रखो ही रखो कि किसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, किसी को अगर ज्यादा दिक्कत रहे तो मुझे कह देना, मैं इंग्लिश लिखवाना बंद कर दूंगा, क्योंकि हिंदी तो लिखवा ही रहा हूँ आपको। काम इतना सा कर रहा हूँ साथ में कि कुछ शब्दों की हिंदी इंग्लिश दोनों लिखवा रहा हूँ। कारण ये है कि इंग्लिश इसलिए लिखवाई जा रही है क्योंकि एग्जाम में आजकल इंग्लिश का पैटर्न चल रहा है, इसलिए लिखवाई जा रही है। और सबसे बड़ा तीसरा कारण ये है कि जैसे मान लो आज से पहले जो बच्चे पढ़ रहे थे वो हिंदी मीडियम से आते थे। बेसिकली मैं भी हिंदी मीडियम का ही बच्चा हूँ, आप ही की तरह 12वीं क्लास तक हिंदी थी। और मेरा तो इतिहास भी बहुत गंदा रहा है। यानी कि मैंने मेरे जीवन में इंग्लिश में कभी 58 नंबर से ज्यादा गेन नहीं किए हैं। हाईएस्ट स्कोर रहा है मेरा 58-59 के आसपास, इससे ज्यादा मैंने कभी गेन नहीं किए। यानी 8वीं 10वीं 12वीं और बीएससी में भी जाने के बाद भी मेरा हाईएस्ट स्कोर जाके कितना रहा? 59 तक रहा। यानी मैं भी अच्छा नहीं था, एक औसत विद्यार्थी रहा हूँ। लेकिन दिक्कत ये आती है औसत विद्यार्थी के लिए, जैसे आपने पढ़ लिख के अच्छी कॉलेज में सिलेक्शन पा लिया, मान लो आपने जॉब में एसकेएन में पा लिया, तो यहाँ तो दिक्कत नहीं आती है क्योंकि यहाँ जो टीचर पढ़ाते हैं वो हमारे आसपास के हैं और उनको हिंदी आती है। तो जनरली वो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ाते हैं, तो आपका काम चल जाता है, आपको कोई दिक्कत नहीं आती है। पर अगर अच्छी जगहों की बात करें, जैसे मान ले अपन बात कर लेते हैं आईआरआई की। आईआरआई को जानते हो क्या? क्या है आईआरआई? इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। पक्का? फिर ये क्या होता है?
इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर कहाँ पर है? पक्का नई दिल्ली है? अरे गलत तो नहीं बता रहे हो ना? और ये कहाँ है? ये भी नई दिल्ली है। इसकी स्थापना कहाँ हुई थी? कहाँ हुई थी? कौन सी नदी के किनारे? ज्यादा कुछ याद रहे नहीं रहे, हास्यप्रद बातें आपको बहुत अच्छी याद रहती है। नदी का नाम था गंडक नदी। क्या नाम था? इसीलिए आपको याद रह गई है ना। तो कहाँ हुई थी इसकी स्थापना? पहले जब इसकी स्थापना हुई थी तो इस आई का मतलब इंडियन नहीं था, इंपीरियल था। क्या था? यानी इंपीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, इस तरह से इसका नाम पढ़ा जाता था। इसकी स्थापना तो देखी जाए तो 1905 में ही हो गई थी बेटा, लेकिन हुई कहाँ थी? बिहार में हुई थी, गंडक नदी के किनारे इसकी स्थापना हुई थी। बाद में एक बहुत भयंकर भूकंप आया और भूकंप में इसकी सारी की सारी बिल्डिंग गिर गई। उसके बाद में इसको हम कहाँ लेके आ गए? दिल्ली लेके आ गए। समझ में आ गई मेरी बात? लेकिन एक छोटी सी बात और है कि कहा जाता है कि इसकी जो जगह है उस जगह को कहा जाता है पूसा। क्या कहा जाता है? पूसा न्यू दिल्ली कहा जाता है। यह आपने अक्सर सुना होगा, सुना है कि नहीं सुना? तो पूसा का मतलब क्या है? ये क्या होता है? किसी ने आपको पकड़ा दिया फिफ्थ ऑफ यूएसए, आप रट के बैठ गए। ये फिफ्थ ऑफ यूएसए क्या है? कोई जानवर है क्या? कोई जगह का नाम है? जगह का नाम है? हाँ जी। देखो, ये एक आदमी था। कौन था? नाम था उसका फिफ्थ, रहने वाला था। नाम था फिफ्थ तो फिफ्थ से ले लिया पी। रहने वाला था यूएसए का। कहाँ का रहने वाला था? इसीलिए क्या बना दिया? फिफ्थ ऑफ यूएसए, यानी यूएसए का फिफ्थ। इसका हिंदी में क्या मतलब होता है? कि यूएसए का जो फिफ्थ साहब थे उन्होंने क्या किया था, इस आईएआरआई की स्थापना के लिए पैसे दिए थे। क्या दिए थे इसके लिए? पैसे इन्होंने दिए थे कि बनाओ आप, पैसे मैं देता हूं। इसीलिए उस जगह का नाम इनके सम्मान के लिए रख दिया गया पूसा। फिफ्थ ऑफ यूएसए से बना दिया पूसा। तो पहले ये पूसा कहाँ हुआ करता था? बिहार में। बाद में इसको नई दिल्ली में ले आया तो पर्टिकुलर उस जगह को नाम क्या दे दिया गया? पूसा न्यू दिल्ली नाम दे दिया गया। उसका मतलब होता है फिफ्थ ऑफ यूएसए, आदमी का नाम है ये। और यूएसए का मतलब वो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का रहने वाला था। तो यह है पूसा का मतलब। समझ में आ गई मेरी बात? ये दोनों क्या होते हैं ये भी आपको पता है। इसमें आप लोगों को कोई डाउट नहीं है। तो देखो समझना मेरी बात। चार क्वेश्चन में आपको ये बता रहा था, इंग्लिश से 4-5 क्वेश्चन आगे थे, लगभग बच्चों के उनमें गलत भी हुए हैं, बहुत कम ने सही किए हैं। तो आप लोग कोशिश करना थोड़ी थोड़ी टर्मिनोलॉजी याद करने की। अब मान लो आपकी जो है एडमिशन आपका हो गया टीएनयू में। कहाँ हो गया? तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, यानी देश का जो सबसे निचला कॉर्नर है ना। तमिलनाडु तो पता है ना कहाँ है देश में? सबसे नीचे जाकर है तमिलनाडु। तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। ये यूं कहें एग्रीकल्चर के लिए जन्नत से कम नहीं है। किससे कम नहीं है? अगर किसी बच्चे ने टीएनयू से बीएससी कर ली तो उसमें अच्छा खासा नॉलेज वहाँ के लोग डाल देते हैं। लेकिन समस्या ये है कि यहाँ जो स्टडी होती है वो केवल इंग्लिश में होती है। किसमें होती है? केवल इंग्लिश में। हिंदी उन लोगों को आती नहीं। या तो वो बोलेंगे वहां की तमिलनाडु है तो तमिल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? तो अन्ना अन्ना करते रह जाएंगे और आपको कुछ समझ में आएगा नहीं। या तो वो बोलेंगे वहां की लोकल लैंग्वेज, जैसे आप लोग यहाँ हिंदी बोलते हो वो भी क्या बोलेंगे? तमिल बोलेंगे। या फिर वो बोलेंगे इंग्लिश, और आपके दोनों ही पल्ले नहीं पड़ेगी। तो अगर आप आईसीआर से सीयूटी की भी तैयारी कर रहे होंगे तो सीयूटी से आप लोगों को जो कॉलेजें मिलेगी वो मिलेगी इंडिया लेवल की, जो बहुत अच्छी अच्छी कॉलेजें हैं वो मिलेगी। और वहां आपको पढ़ाया जाएगा इंग्लिश में। किसमें पढ़ाया जाएगा? फिर मास्टर चटर पटर करता रहेगा और आप लोग क्लास में नींद निकालते रहोगे और फिर बाद में फोन करोगे, सुनना सर तो मास्टर तो बिल्कुल इंग्लिश बोले और समझ में भी कौन आ रही। बहुत बच्चे कॉल करते हैं अभी प्रेजेंट टाइम में जो बाहर पढ़ रहे हैं। जैसे मान लो जो भी राजस्थान के आस पास वाला एरिया, जैसे पंजाब में चला गया, हरियाणा में चला गया या यूपी में चला गया, यहाँ तक तो हिंदी बोलते हैं। लेकिन जैसे ही महाराष्ट्र को कूदने की कोशिश करते हैं तो महाराष्ट्र वाले मराठी बोलना स्टार्ट कर देते हैं। उनको भी हिंदी ठीक से नहीं आती है, उनकी भी थोड़ी वीक रहती है। जैसे यूएसए जो यूएसए मतलब कॉलेज का नाम है जो अपने बेंगलोर के अंदर है। यूएसए बेंगलोर बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। अपनी यूनिवर्सिटियां जो है ना उनका उनके कैंपस के सामने यहाँ की यूनिवर्सिटियों का कैंपस कहीं भी टच नहीं होता है।
बहुत अच्छी यूनिवर्सिटियां, और यहाँ से बाहर जाओगे ना तो ये मान के चलो अपने आप को एनकरेज करके आओगे। यहाँ रहोगे तो कुएं के मेंढक बन जाओगे, बाहर निकलोगे तो बहुत सारी दुनिया आप लोग देखोगे, ये चीज ध्यान रखना। तो आप लोग जैसे ही बाहर की कॉलेज लोगे वहां इंग्लिश आएगी, फिर दिक्कत होगी। इससे अच्छा है हेडिंग अभी से आदत डालोगे, थोड़ा थोड़ा इंग्लिश पढ़ोगे तो वहां जाने के बाद थोड़ा थोड़ा करके आपको समझ में आने लग जाएगा। ठीक है मेरी बात? तो अभी से आप आदत डालो। ऐसा नहीं करना है कि इंग्लिश से डरो, इंग्लिश से मोहब्बत करो। क्या करो? मोहब्बत। तो पहली चीज देखो, मैंने मृदा के बारे में बता दिया। मृदा एक लिखा है 3D, 3 का मतलब होता है 3, डी का मतलब होता है डायमेंशन, हिंदी में बोलते हैं त्रिविमीय। क्या बोलते हैं? त्रिविमीय का मतलब क्या होता है समझना। त्रि का मतलब 3, विमीय का मतलब ऐसा कण जिसकी तीनों विमाएं होती है, उसको क्या बोलते हैं? जैसे मान लो ये एक मिट्टी का कण है। किसका कण है? अरे किसका कण है? इसका मतलब 3 विमाओं का मतलब होता है क्या इसकी ऊंचाई है, क्या क्या इसकी लंबाई है, क्या क्या इसकी चौड़ाई भी है, क्या? देखो ये रही इसकी चौड़ाई, ये रही इसकी लंबाई, ये रही इसकी ऊंचाई। इसका मतलब कितनी विमाएं हैं? 3 विमाएं हैं। तो याद रखना मिट्टी की सदैव कितनी विमाएं होती है? ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मृदा द्विविमीय है, त्रिविमीय है, कौन सा है? त्रिविमीय है। फिर आता है प्राकृतिक पिंड। देखो पिंड का मतलब तो होता है ठोस पदार्थ को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? अरे मिट्टी आपको ठोस ही दिखती है, मिट्टी आपको गैस तो नहीं दिखती ना। ऐसा तो नहीं होता ना कि मिट्टी के कण गैस बन जाते हैं, नहीं बनते ना। यानी कि पहली बात पिंड का मतलब है ये ठोस होती है। प्राकृतिक का मतलब क्या होता है? प्राकृतिक का मतलब होता है ऐसा कोई भी पदार्थ जिसका हम प्रयोगशाला में निर्माण नहीं कर सकते, उसको बोलते हैं प्राकृतिक। क्या बोलते हैं? और वो ठोस है इसलिए क्या हो गया? पिंड। यानी प्राकृतिक पिंड का मतलब हो गया कि मृदा का निर्माण हम प्रयोगशाला में कृत्रिम रूप से नहीं कर सकते, प्रकृति में इसका निर्माण कैसे होता है? स्वतः होता रहता है। इसीलिए मिट्टी को क्या बोलते हैं? प्राकृतिक पिंड। यानी निर्माण प्राकृतिक तरीके से होता है, इसीलिए हमने क्या कह दिया इसको? प्राकृतिक पिंड। समझ में आ गई ये बात आपको? अगला है पैतृक पदार्थ। पैतृक पदार्थों का मतलब है कि अरे मिट्टी किसी ना किसी चीज से तो बनी है। क्योंकि आपको एक चीज मैं बता देता हूं, यानी आज के कई करोड़ सालों पहले जब पृथ्वी का निर्माण हुआ था तब इसके ऊपर मिट्टी नहीं थी। आपको ये तो पता होगा ना पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ? कैसे हुआ? कैसे हुआ? सूर्य लिख दिया तो सूर्य से, अगर चांद लिख देता तो चांद से हो जाता। ठीक है इसको मिटा देते हैं। अब बताओ पृथ्वी का निर्माण किससे हुआ? अब भी सूर्य से ही हो रहा है? पक्का? चलो मान लिया मैंने। तो यानी पहले जो भूगोल वैज्ञानिक है उनका मानना है कि सूर्य के ऊपर एक ब्लास्ट हुआ भयंकर, यानी वहां पर कुछ फटा, और फटने से इस सूर्य के ऊपर जो लावा था वो लावा थोड़ा सा दूर निकल गया यहाँ से। लावा का मतलब होता है जब खनिज द्रव रूप में आ जाते हैं पिघल कर तो उसको बोलते हैं लावा, मोल्टन मैग्मा। पिघला हुआ जो मैग्मा होता है उसको हम बोलते हैं लावा। क्या बोलते हैं? तो यहाँ ब्लास्ट हुआ तो लावा जो है इससे हटके थोड़ा इससे दूर चला गया, और थोड़ी दूरी पर जाने के बाद क्या हुआ कि समय के साथ ये लावा धीरे धीरे ठंडा हुआ, और ठंडा होने के बाद ये जम गया। क्या हो गया? यानी जैसे ही लावा जमेगा इसका मतलब हो गया ठोस पदार्थ बन गया। क्या बन गया? और ठोस पदार्थ को क्या बोलते हैं हम लोग? पिंड बोलते हैं। और ये जो पिंड है ये प्राकृतिक रूप से बन रहा है ना, आप और हम बनाने गए थे क्या इसको? खुद ही बन रहा है ना, इसलिए इसको हमने क्या नाम दे दिया है? प्राकृतिक पिंड। यानी लावा जैसे ही जमा तो जमने से बनती है आग्नेय चट्टान। कौन सी चट्टान बनती है? यानी यहाँ जो पृथ्वी बनी उस पर केवल एक चट्टान थी जिसका नाम क्या था? आग्नेय चट्टान। इसका मतलब मिट्टी तो नहीं होगी यहाँ पर। अरे मिट्टी कैसे बनेगी? यहाँ तो चट्टाने चट्टाने बनी हुई है। फिर क्या हुआ? ये आग्नेय चट्टानें धीरे धीरे टूटना स्टार्ट हुई, छोटे छोटे कणों में टूट गई और क्या बन गई? मिट्टी। क्या बन गई? मिट्टी बन गई। छोटे छोटे कणों में टूटने से क्या बन गई है? मिट्टी बन गई। और हम लोग पढ़ भी क्या रहे हैं? हम लोग यही पढ़ रहे हैं कि इस मिट्टी का निर्माण कैसे हुआ, तो प्राकृतिक तरीके से हुआ। तो हमने कहा प्राकृतिक पिंड है। लेकिन हुआ किससे है? हुआ है चट्टानों से। किससे हुआ है? यानी चट्टाने जिससे मिट्टी का निर्माण हुआ उसको क्या बोलते हैं? पैतृक पदार्थ। तो याद रखना मिट्टी के पैतृक पदार्थ कौन होते हैं? चट्टाने। अरे इन चट्टानों को बड़े बड़े जोर आ रहा था कि टूटी क्यों? इनके टूटने का कारण क्या था? जैसे कोई पत्थर पड़ा हुआ है वो पड़ा पड़ा ही टूट रहा है, तो कुछ तो कारण होगा उसके टूटने का। उसका कारण होता है प्राकृतिक बल। कौन कारण होता है? जैसे तापमान, प्रकृति में सूर्य से अपने आप रोशनी आ रही है, ये प्राकृतिक है कि नहीं?
जैसे मान लो दो पत्थर आपस में टकराकर टूट गए, प्राकृतिक है क्या? आप थोड़ी टकराने उसको तोड़ने गए थे, नहीं गए थे ना। यानी कि प्रकृति के कुछ जो बल है वो इन पैतृक पदार्थों पर काम करते हैं, इनको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं। तोड़ने से क्या होता है, एक त्रिविमीय प्राकृतिक पिंड बनता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, मृदा। यानी इसकी परिभाषा बन जाती है कि मृदा एक त्रिविमीय प्राकृतिक पिंड है जिसका निर्माण पैतृक पदार्थों पर प्राकृतिक बलों की क्रिया के फलस्वरूप होता है। उसे हम क्या बोल देते हैं, मृदा बोल देते हैं। समझ में आ गई मेरी बात? कोई दिक्कत है इसमें? उतारो इसको। कहाँ गया? मक्खी गड़बड़ कर गई, डिलीट हो गया क्या? ये आगे कैसे हुआ आप लोगों को नहीं पता? प्राकृतिक रूप से नहीं, इसके लिए जैविक कारक जिम्मेदार है, मक्खी जिम्मेदार है इसके लिए। उतार लीजिए। अब देखो सिस्टमेटिकली नोट्स बना लेना आप लोग, है ना। क्लास हो रही है तो आप जो नोट्स बनाओ थोड़े सिस्टमेटिकली बना लेना, ऐसे मत बनाना। उतार लिया बच्चों? क्या सबने उतार लिया? आगे चलें। देखो इसके बाद में बात कर लेते हैं। वैसे तो देखो मृदा विज्ञान की बहुत सारी शाखाएं होती है। इसकी बात करें, अगर बात करें तो मृदा विज्ञान की तो अपने आप में बहुत सारी शाखाएं होती है, या यूं कहें मृदा विज्ञान की होती है 6 शाखाएं। कितनी होती है? जिनमें एक आती है सॉइल केमिस्ट्री, एक आती है सॉइल फिजिक्स, एक आती है सॉइल केमिस्ट्री, सॉइल फिजिक्स, सॉइल कंजर्वेशन, सॉइल माइक्रोबायोलॉजी, एक होती है अपनी पेडोलॉजी। क्या होती है? इस तरह से कुल मिलाकर कितनी शाखाएं होती है? 6 शाखाएं होती है। लेकिन ध्यान रखना, आप लोगों के सिलेबस में इतना नहीं पूछा जाता है तो हम इनको नहीं पढ़ेंगे। लेकिन आप लोगों के सिलेबस में मृदा के अध्ययन से रिलेटेड, किसके रिलेटेड, मृदा के अध्ययन से संबंध रखने वाली, या यूं कहें मृदा विज्ञान के दो सिद्धांत होते हैं, उन दोनों सिद्धांतों से मिट्टी का हम अध्ययन करते हैं, तो उनको शाखाएं बनाकर दे रखा है, तो हम भी शाखाएं बना के पढ़ लेते हैं। यानी आप लोगों के सिलेबस में पूर्ण चांस है की बार ये क्वेश्चन आने का कि मृदा विज्ञान की जो शाखाएं हैं वो कौन कौन सी है। तो ध्यान रखना, मृदा विज्ञान की वैसे है ये सिद्धांत, लेकिन आपको पढ़ाया क्या जाता है, शाखाएं। तो मृदा विज्ञान की शाखाओं के बारे में जानकारी थोड़ी सी मैं आपको दे देता हूँ। एक तो आप लोगों ने नाम सुना होगा पेडोलॉजी। क्या नाम सुना होगा? क्या नाम सुना होगा? और दूसरा आप लोगों ने नाम सुना होगा एडेफोलॉजी। क्या नाम सुना होगा? एडेफोलॉजी। अब देखो समझना इस बात को, पेडोलॉजी और एडेफोलॉजी को समझना थोड़ा सा। सबसे पहले तो एक चीज माइंड में एकदम क्लियर कर लेना, या यूं कहें क्वेश्चन आता है, इस बात को ध्यान रखना, एग्रीकल्चर में भी आता है और इधर भी पूछ लेता है, सॉइल केमिस्ट्री में भी, कि अगर किसी भी शब्द के पीछे लगा हुआ है नोमी, क्या लगा हुआ है, या फिर लगा हुआ है केवल वाई, क्या लगा हुआ है, या लगा हुआ है लोजी, क्या लगा हुआ है, तो ऐसे शब्द सामान्यतया ग्रीक भाषा के होते हैं। किसके होते हैं? किस भाषा के होते हैं? और जिस भी शब्द के पीछे मान लीजिए कल्चर लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, ऐसे शब्द याद रखना लैटिन भाषा के होते हैं। किस भाषा के होते हैं? लैटिन भाषा के होते हैं। जैसे कोई आपको ये कहे कि इकोलॉजी किस भाषा का शब्द है, कौन सा?
कोई आपको कहे इकोलॉजी किस भाषा का शब्द है तो आप क्या कहोगे? यानी क्या अब से आपको शब्दों को रटने की जरूरत है क्या? किसी भी शब्द के पीछे वाई लॉजी नोमी मिल जाए इसका मतलब किसका है? किसका है? और अगर उसके पीछे कल्चर मिल जाए तो किसका है? जैसे कोई आपको पूछे फ्लोरिकल्चर किस भाषा का शब्द है, हॉर्टिकल्चर किसका है, पोमोलॉजी किसका है? किसका है? पोमोलॉजी किसका है? किसका है? ध्यान रखना ये अपवाद है। ये क्या है? अपवाद का मतलब ये है कि ये पोमोलॉजी जो होता है ना, ये पोमोलॉजी इसमें दो शब्द होते हैं, एक तो होता है फॉर्म और दूसरा होता है अपना लॉजी वाला लोगस। तो ये लोगस तो अपना है ग्रीक का, किसका है? और ये जो आगे फॉर्म होता है ये होता है लेटिन का, किसका होता है? यानी ये लेटिन ग्रीक शब्द है। कौन सा शब्द है? दोनों भाषाओं से मिलकर बना होता है। ध्यान रखना कौन सा? पोमोलॉजी। ये अपवाद इसलिए पूछा भी ज्यादा जाता है कौन सी भाषा का है, तो याद रखना लेटिन प्लस ग्रीक दोनों का मिला के होता है कौन सा? पोमोलॉजी। तो उसी तरह से तो आपको पूछे ओलेरिकल्चर किस भाषा का शब्द है? किस भाषा का शब्द है? किसका है? लेटिन का है। आपको पूछे पेडोलॉजी किस भाषा का शब्द है? किसका है? एग्रोनॉमी किसका है? किसका है? ग्रीक का। याद रह जाएगा। यानी पोमोलॉजी, पेडोलॉजी, एडाफोलॉजी, एग्रीकल्चर, या यूं कहें लगभग लगभग एग्री। जैसे आपको पूछे नेमेटोलॉजी किसका है? हाँ जी। जैसे आपको कोई ये पूछ ले कि एंटोमोलॉजी किस भाषा का शब्द है, समझ गए मेरी बात? यानी अब आपको रटने की जरूरत है क्या? लगभग शब्द आपके आगे होंगे, कुछ शब्द अपवाद है, वो अपवाद आपको जनरल में जब पढ़ाऊंगा तब आपको याद करवा दूंगा, टेंशन मत लो। बस फिलहाल इस वाले कंसेप्ट को याद रखना कि ऐसा भी ये कंसेप्ट होता है जिससे हम शब्दों को याद कर सकते हैं। ठीक है। पहला शब्द है पेडोलॉजी। क्या है? पेडोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। एक तो होता है पेडोन, क्या होता है? और दूसरा होता है लोगस। क्या होता है? लोगस। आपको पूछे ये किस भाषा का शब्द है? किस भाषा का है? ग्रीक भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का है? ग्रीक भाषा का। कौन से शब्दों से मिलकर बना है? पेडोन प्लस लोगस। आपसे कोई पूछे कि पेडोन का अर्थ क्या होता है, तो इंग्लिश में तो इसका अर्थ होता है सॉइल और हिंदी में इसका अर्थ हो जाता है मृदा। यानी पेडोन का मतलब क्या होता है? और इस लोगस का मतलब होता है अध्ययन करना। क्या मतलब होता है इसका? यानी किसी भी वस्तु का अध्ययन करना होता है उसको बोलते हैं लोगस। और अध्ययन करने की दृष्टि से ही हम शब्दों के पीछे लगा देते हैं लोगस। जैसे पेडोल का अध्ययन करना है तो पेडोलॉजी। पेडोल क्या है? मृदा है। यानी मृदा का अध्ययन करना क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? इसमें कोई डाउट है कि आपको? नहीं है। ठीक है, इसके बाद देखो। यानी ये हो गया पेडोलॉजी। अब अध्ययन की बात कर रहे हैं तो अध्ययन मृदा का अध्ययन तो करेंगे, लेकिन किस चीज का करेंगे? फसलों के संदर्भ में करेंगे, निर्माण का करेंगे, या किसी और चीज का करेंगे, वो इसकी डेफिनेशन बन जाती है। तो याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जब भी हम मृदा का अध्ययन उसके निर्माण के संदर्भ में करें, या उसके वर्गीकरण के संदर्भ में करें, या विस्तार के संदर्भ में करें, तो उस शाखा को क्या बोलते हैं? पेडोलॉजी कहते हैं। ये पेडोलॉजी एडोलॉजी दोनों पढ़ने के बाद और भी आसान हो जाएगा। तो याद रखना मृदा का अध्ययन क्या मिल रहा है बेटा तुम दोनों को? अब नहीं करोगी? पक्का? मैं बहुत खराब आदमी बता देता हूँ तुमको। जानते हो ना मेरे को? बहुत खराब हो ना तू तो बेटा टी शर्ट ले रखी है, इसका मतलब क्रेश कोर्स में थी। बेटा क्रेश कोर्स वाले बच्चियों से पूछ लेना मैं कितना खराब हूँ। मैं चोटी उखाड़ लेता हूँ। इतना खराब नहीं हूँ, पर बात मत करो बेटा, अच्छी बात नहीं है। मृदा का अध्ययन, उसके निर्माण, वर्गीकरण व देखो इधर ध्यान देना। अगर आपको क्वेश्चन में तीन शब्द मिल जाए, निर्माण, वर्गीकरण और
इसका मतलब आंख बंद करके कह देना वो किसकी बात कर रहा है। क्वेश्चन में आपको ऐसे ही पूछता है, परिभाषा देता है और फिर ऑप्शन में पूछता है इसको कहते क्या है। तो मृदा का अध्ययन, निर्माण, वर्गीकरण, विस्तार करते हैं तो क्या कहलाता है, क्या कहलाता है। अब मुझे बताओ, मृदा का निर्माण प्राकृतिक रूप से होता है कृत्रिम रूप से, इसीलिए पेडोलॉजी के अनुसार क्या है मृदा, क्या है, बहुत बढ़िया, पेडोलॉजी के अनुसार मृदा क्या होती है, मृदा एक प्राकृतिक पिंड है। ये बात भी ध्यान रखना, क्वेश्चन आता है पेडोलॉजी के अनुसार मृदा को क्या मानते हैं, प्राकृतिक पिंड। समझ में आ गई मेरी बात। तीन चीजें बनती है। पेडोलॉजी ग्रीक भाषा का है, दो शब्द से मिलकर बना है, कहेंगे किसको, अगर मृदा का निर्माण, वर्गीकरण और विस्तार का अध्ययन कर रहे तो क्या है, पेडोलॉजी है। और इसमें मिट्टी को क्या मानते हैं, प्राकृतिक पिंड मानते हैं। क्या मानते हैं, प्राकृतिक पिंड। क्या टाइम हो गया है देखो यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद दूसरी शाखा की बात करते हैं। दूसरी क्या है, पीछे क्या लगा हुआ है, ग्रीक किस भाषा का शब्द है, किस भाषा का है, ये भी दो शब्दों से मिला है। एक तो क्या होता है, एक तो होता है एडेफोस, दूसरा क्या होता है, एडेफोस का मतलब होता है, ध्यान रखना, वही वापस इसका मतलब होता है सॉइल, या इसका मतलब हो जाता है मृदा। और इसका मतलब लोगस का मतलब क्या मतलब होता है, यानी कहने का मतलब, एडेफोलॉजी का मतलब भी होता है मृदा का अध्ययन करना। जब दोनों में मृदा का ही अध्ययन करना है तो अलग अलग शाखाओं की जरूरत थी क्या रहे, थी, क्योंकि अगर हम उसके निर्माण, वर्गीकरण, विस्तार की बात करेंगे तब तो क्या कहेंगे। लेकिन मान लो मृदा का अध्ययन करना है उच्च पादपों के संदर्भ में, किसके संदर्भ में, उसको क्या बोलते हैं, यानी जब मृदा का अध्ययन इसे क्या कहते हैं, बहुत बढ़िया, इसे बोलते हैं एडेफोलॉजी। यानी कि परिभाषा में उच्च पादप शब्द दिख जाए तो इसका मतलब क्या है, निर्माण, वर्गीकरण, विस्तार दिख जाए तो, उच्च पादप दिख जाए तो। अब मुझे बताओ, पादप जो होते हैं ये अपने सारे के सारे पोषक तत्व कहाँ से लेते हैं, कहाँ से लेते हैं। जैसे हम अभी हमारे घरों के अंदर रहते हैं, वैसे पादप कहाँ रहते हैं, मिट्टी में। कहाँ रहते हैं, उनकी जड़ें मिट्टी में रहती है। जैसे आप घर से, आप खाना आपको आपके घर पे मिलता है, सारी चीजें घर पे मिलती है, वैसे ही पादपों को जो भी चाहिए वो कहाँ से लेते हैं, मिट्टी से। रहते भी कहाँ है, मिट्टी में रहते हैं, उस जगह को बोलते हैं आवास। क्या बोलते हैं, यानी कहने का मतलब एडेफोलॉजी मृदा को क्या मानती है, अरे क्या मानती है, प्राकृतिक आवास। मृदा एक क्या है, यानी आपको कोई पूछे पेडोलॉजी के अनुसार क्या है तो आप कहोगे प्राकृतिक पिंड, एडोफोलॉजी के अनुसार क्या है तो आप कहोगे प्राकृतिक आवास। क्या ये बातें आपको समझ में आ गई, पक्का, एकदम अच्छे से। उतार लो, छाप दो, फोटोकॉपी कर लो बेटा। पानी है बोतल में, नहीं है।
पढ़ लिया बच्चों? और हट जाऊं? बाहर चला जाऊं? हाँ बेटा, आगे कर दूं? क्या रे ब्राउनी मुंडो, कर दूं आगे? पक्का? अब तुम ये मत कहना सर ब्राउनी मुंडे क्यों बोल रहे हो। काला तुमको कह नहीं सकता, गोरे तुम हो नहीं, बीच में बच गया ब्राउन। ठीक है, ब्राउनी मुंडे नहीं हो? हो ना? अरे बेटा ब्राउनी अच्छा लगता है आजकल, ट्रेंड में है आजकल, है ना? बुरा मत मान जाना, तुम ऐसे कैसे बोल दिया हमको। आज के लिए इतना काफी है।